तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में, जहां पे मैं आपको बहुत सारे तरह के कोर्सेज की तैयारी कराता हूं, जिसमें मैं आज लेके आया हूं आप लोगों के सामने प्रकाश के परावर्तन का यह वीडियो नंबर 4 है हमारा। जिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या, वो मैं यहाँ पे क्लास में बताता हूं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो चैनल को शेयर करें, जिससे हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो करने में आपकी मदद से ग्रो करे और ग्रो करने में हमारा मदद मिल सके। तो मैं जल्दी से अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, जिस पेन से मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं इसमें दो तरह के पेन को रखना पसंद करूंगा, जिसका कलर कॉम्बिनेशन, एक को मैं ब्लैक, यहाँ पे चल सकता है नहीं चल सकता है, तो मैं एक रख लेता हूँ येलो कलर का पेन, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और दूसरा पेन भी सेलेक्ट कर ही लेता हूँ, जो कि हमारा रहेगा व्हाइट कलर का। तो इस तरह से मैंने पेन का सिलेक्शन कर लिया। अब मैं क्लास करना शुरू करता हूँ। तो मैं बता दूं कि मैंने अभी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट मैं खत्म कर चुका हूं। अभी मैं शुरू करने वाला हूं फोर्थ नंबर पार्ट, जिस फोर्थ नंबर पार्ट में मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के कुछ टर्म्स के बारे में मैं बताने वाला हूं। तो पिछला क्लास जो हमारा खत्म हुआ था, पिछले क्लास में हमने आप लोगों के सामने बताया था आपको प्रकाश के परावर्तन, गोलीय दर्पण में प्रकाश के परावर्तन, जिसमें अवतल दर्पण के बारे में सब कुछ बता दिया था, यानी कनकेव मिरर के बारे में बता दिया। आज मैं उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए कन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगा कि कन्वेक्स मिरर में किस तरह के कंडीशंस में किस तरह के इमेजेस बनते हैं। तो आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ तो पीला भी नहीं चलने वाला है भाई, इसको ब्लैक कर दे, ब्लू कर दे। तो अगर यह हमारा कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर मीन्स हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरे हुए भाग पर होता है और अंदर वाले भाग पे पेंटेड किए होते हैं। और यह जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट को पी कहा जाता है, और यह पीछे जो बढ़कर जाता है और यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी रहा होगा, और सी और पी के बीच के डिस्टेंस पे एफ होता है। तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट से जब कोई प्रकाश किरण आती है, तो प्रकाश किरण यानी व्हेन लाइट रे कम्स फ्रॉम इनफाइनाइट एंड रिफ्लेक्ट थ्रू द कन्वेक्स मिरर देन इट्स तो ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है कि यह एफ से होकर, कहीं से एफ से होकर निकल रहा हो, लेकिन वास्तव में जो होता है एफ से होकर निकलता नहीं है, बल्कि रिफ्लेक्ट होकर यहीं से मुड़ जाता है। चाहे वह अनंत से किसी भी तरह से आ रहा हो प्रकाश किरण, उससे मतलब नहीं। तो ऐसा केस होता है। तो इस तरह से वस्तु के इमेज का निर्माण कहाँ होगा, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसका वस्तु कहाँ है। तो वस्तु इनफाइनाइट पे था। अब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब का मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा। इमेज बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। तो यह दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, तो बहुत छोटा बनता है। छोटा बनता है कैसा, तो बहुत छोटा बनता है, ये भी लिख दूं, बहुत छोटा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। तो जब भी काल्पनिक बनता है, तो जब भी काल्पनिक तो काल्पनिक बनता है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी प्रकाश किरण में वस्तु का निर्माण सीधा, वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण सीधा हो रहा है, तो वह काल्पनिक होगा। और जब भी वास्तविक होता है, यानी उल्टा होता है, तो वास्तविक होता है। दूसरा कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि इसी दर्पण में आप जैसा कि देख रहे हैं, उसी प्रकार के दर्पण में आप जो देखिएगा तो पाइएगा कि इसी प्रकार के दर्पण में जब वस्तु को इनफाइनाइट और दर्पण के बीच में रख दिया, क्योंकि यहाँ पे सी और एफ तो है नहीं, जो है कोई कंडीशन डाला जाए तो नहीं। अब इनफाइनाइट से प्रकाश किरण ऐसे आया, आपतित हुआ। इसको मैं पेन बदल के भी बताऊं, तो ऐसे अगर कोई प्रकाश किरण सीधा आ रही है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके निकल गई, ठीक है, ये आ रही थी, ऐसे करके निकल गई, तो यह भी फील हो रहा है कि एफ से होकर कहीं से निकल रहा होगा, एफ से होकर ही आया हो।
और दूसरा प्रकाश किरण मैं बताया हूं कि वस्तु से हमेशा सी से होकर गुजारा जाता है, जो अविलंब के रूप में इसका यूज किया जाता है। और जो दोनों जहां पे टकराता है जिस बिंदु पे, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसका इमेज का फॉर्मेशन वस्तु कहाँ था, तो वस्तु कहाँ था, तो वस्तु था इनफाइनाइट एवं दर्पण के बीच इनफाइनाइट एवं दर्पण के बीच था। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे बना। दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, तो दर्पण के पीछे एफ तथा पी के बीच बना। एफ तथा पी के बीच बना, ठीक है, एफ तथा पी के बीच बन गया। कैसा बना, तो वस्तु से छोटा बना। तो वस्तु से तो छोटा होगा ही, वस्तु से गुलजार सिमसिम, तो वस्तु से छोटा बना, तो वस्तु से छोटा तो बन गया, तो वस्तु से छोटा बना। साथ ही साथ कैसा हो गया, तो वस्तु से छोटा बनने के बाद वास्तविक ने बनेगा या काल्पनिक बनेगा, तो यहाँ पे पीछे बनता है, तो हमेशा पीछे बनता है, सो काल्पनिक होता है। और जब मैं बताया हूं कि काल्पनिक जो भी होगा काल्पनिक जो भी होगा वह काल्पनिक होता है, तो सीधा प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार से आप प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे देख लिए। आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्लो कीजिएगा। जहां आप वीडियो का स्पीड 1.5 या 1 रखे हुए हैं, तो उस वीडियो की स्पीड को 0.75 या 0.5 करके देख लीजिएगा। अगर इजीली समझ में आ जा रहा है तो वीडियो को स्किप करके आप बढ़ा भी कर सकते हैं, मतलब स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड बढ़ा के भी उसको आसानी से जान सकते हैं। तो इस बारे में हमने यहाँ पे सीखा। अब हमारा अगला टॉपिक है कि अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, अग्रदीप हेडलाइट को कहा जाता है, और शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और फैलकर चारों तरफ पहुंचाने का काम करती है, इमेजेस बनाने मतलब पहुंचाने का काम करती है, रिफ्लेक्शन बढ़ा देती है। इसका उपयोग किया जाता है चेहरे देखने के लिए। कहाँ, तो सेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक सेंट्राइज इमेज को बना पाता है। दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि मुंह के पूरे भागों को एक छोटे से आईने में उतारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह जो है सो दांतों के फोटो को बड़ा करके दिखाता है। तो यह हमेशा वस्तु को, हमेशा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नजदीक के वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। इनफाइनाइट की इमेजेस को मैं फोटो बना के आपको बताया था पिछले क्लास में, ऐसा था। तो जितना दूर होता था यहाँ के इमेज, इनफाइनाइट की इमेज को फोकस पे बनाता था, लेकिन जितना ऑब्जेक्ट को नजदीक करते थे उतना इमेज दूर जा रहा था, इमेज दूर जा रहा था तो बड़ा होते जा रहा था इमेज भी। तो ये चीज मैं बताया था। तो इसके लिए यूज किया जाता है सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में ऐसा पकड़ के सौर भट्टी होता है जो बहुत सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो इस तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए सौर भट्टियों में इसका यूज किया जाता है। तो ये सब मुख्य उपयोग है इसके, जिसके उपयोग के बारे में मैं यहाँ बताया। अब वैसे भी आप लोगों को सारा का सारा नोट्स टेलीग्राम पे तो मिल ही पा रहा होगा। अगर नहीं मिल पा रहा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं, वहां से इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो आप, कोई जरूरी नहीं है कि लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको कंटेंट दूंगा। मैं आसान कंटेंट बनाने का कोशिश करता हूं जिससे आप समझ सके। अगर आपके लाइक ना होगा वीडियो तो कोई जरूरत नहीं सब्सक्राइब और लाइक करने की, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो कुछ तो करो। तो उत्तल, अब अवतल दर्पण के बारे में हमने यहाँ पे इतने चीजों के बारे में पढ़ा कि अवतल का क्या क्या उपयोग होता है। उसी प्रकार से अब हम उत्तल के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तल दर्पण का व्यवहार दर्पण के रूप में होता है, में किया जाता है। तो कौन से दर्पण के रूप में किया जाता है, तो वाहनों के पश्च दृश्य, यानी कहने का अर्थ हुआ साइड मिरर, साइड मिरर ऑफ व्हीकल, व्हीकल यानी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो आपको मैं बता दिया, यह दर्पण के पार्श्व यानी साइड में लगे होते हैं, और ड्राइविंग पीछे देखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, जिससे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है, और इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट के
रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है, जो क्या करे तो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में लाइट को पहुंचाने में आपका सहयोग करे, क्योंकि यह इसका आकार जो होता है इस प्रकार से होता है, उभरा हुआ होता है, जो लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करेगा तो इधर के लाइट को इधर, इधर के लाइट को इधर, जितने तरफ मतलब जो भी रिफ्लेक्टेड एरिया है वो सारे के सारे लाइट को रिफ्लेक्ट करके दूर दूर पहुंचा देगा, तो इसका बहुत सारे एरिया में लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब गाड़ी के साइड मिरर में इसका यूज क्यों किया जाता है, इस चीज को जानते हैं। तो गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इस चीज को जानते हैं। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आप गाड़ी चला रहे हो, आईने में देखते हो तो आपको सीधा प्रतिबिंब दिखता है। जब भी किसी आईने में देखते हो तो आपका सीधा प्रतिबिंब दिखता होगा। आईना आपका इधर है, आपके फेस की तरफ है, तो आपके सामने पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपका इमेज आसानी से और सीधा दिखाई देता है। दूसरा क्या गुण होता है इसमें, तो यह जो होता है तो छोटे बड़े क्षेत्र को, बहुत से बड़े क्षेत्रों को छोटा करके, छोटा दर्पण में दिखा देता है, छोटा करके, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा बड़े व्यू को आप छोटे से आईने में देख सके। तो यह इसके मुख्य उपयोग है, जिस उपयोग के बारे में मैं बताया हूँ। मुझे लगता है आई थिंक यू विल अंडरस्टूड द कंडीशंस दैट आई हैव डिफाइंड फॉर यू। जस्ट तो थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, चार्जिंग इशू था हमारे पेन टैब का, तो वो डिजॉल्व हो गया। उस तरह की जो भी समस्याएं थी, तो उसके लिए खेद है। तो आपको मैं वही बता रहा था, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहूंगा। तो ये बातें हो गई। अब हमें पढ़ना है। पढ़ना क्या है, तो अभी हम पढ़ना है चिन्ह परिपाटी। परिपाटी पढ़ना है, इसको हिंदी में यानी इंग्लिश में साइन कन्वेंशन कहते हैं। ऐसा यूजन होता है, तो साइन कन्वेंशन कहते हैं। तो इस इमेज को मैं जो यहाँ पिक्टोरियल व्यू में इसे समझाने का कोशिश किया हूँ, उस चीज को आप ना समझे। उस चीज को समझने से पहले मेरा यहाँ का पूरा आप समझे। आपने अभी तक बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति पढ़ा हो। नियामक ज्यामिति में एक चीज तो आपको पता था, इधर वाले को पॉजिटिव माना जाता है, ऊपर वाले को पॉजिटिव, इधर वाले को निगेटिव, इधर वाले को भी निगेटिव ही माना जाता है। तो बस और कुछ नहीं करना है, इसी कंसेप्ट पे समझते चलना। तो जो भी डिस्टेंस इधर के तरफ जो डिस्टेंस होगी सो हमेशा होगी पॉजिटिव। ऊपर के तरफ जो भी डिस्टेंस होगी सो हमेशा होगी पॉजिटिव में। नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस होगी निगेटिव में, और इधर की तरफ जो भी डिस्टेंस होगी निगेटिव में। इसी चीज को समझना है। और यहाँ पे वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु होता है इस तरफ होता है, तो वस्तु की दूरी हमेशा होगी निगेटिव। मैं अब पेन चेंज कर देना चाहूंगा, क्योंकि अब मैं इस पर बताने वाला हूँ जिस पर आप लोगों को समझाना था, मतलब पिक्चर पे। ये तो हमारा खुद का कंसेप्ट था जो हमने यहाँ पे बताया। अब वस्तु हमेशा जो होती है, वस्तु इस डायरेक्शन में होती है, तो वस्तु दूरी हमेशा जो होगी सो ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, तो ऋणात्मक हो। ठीक है, यानी वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगी। ठीक है। अब फोकस दूरी, तो फोकस दूरी अगर इधर के तरफ फोकस है, यानी फोकस है ऐसा दर्पण है तो इधर के तरफ होगा। अगर दर्पण में इस तरफ से कलई कर दिया गया हो तो उधर होगा। तो आपको उस चीज को ध्यान देना है। तो अगर इधर के तरफ फोकस दूरी होती है तो वह होती है, इधर के तरफ होती है तो वह होती है निगेटिव। लेकिन यही फोकस दूरी इधर के तरफ रहेगी तो हो जाएगी पॉजिटिव। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब अगर इधर है तो निगेटिव, अगर प्रतिबिंब इधर के तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव। वस्तु है, वस्तु का हाइट ऊपर के तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे के तरफ रहता है इमेज का हाइट तो निगेटिव। अगर यही इमेज ऊपर की तरफ चला जाए तो पॉजिटिव। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ बात समझ में आया। बात समझ में ये आया कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कनकेव, यानी कनकेव का मतलब मैं लिखता हूँ अवतल। यहाँ पे लिखना ज्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि जगह
यहाँ पे उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भी व्यू यहीं पे दिख रहा है, तो मैं ऊपर ही इस चीज को यहाँ पे इरेज करके मैं बताना चाहूंगा। अरे यार तो मैं यहीं पे बताना चाहूंगा, आप देखें। तो आप देख सकते हैं, मैं बता रहा था कि यह मैंने ले लिया अवतल, अवतल यानी कनकेव। यहाँ पे मैं ले लिया कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। तो यू जो होता है, यू इसमें भी निगेटिव और यू इसमें भी निगेटिव, क्योंकि दोनों में यू जो है सो दाहिने तरफ ही लिखा जाए, बाएं तरफ ही लिखे जाते हैं। भी इसमें होता है तो इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों बनते हैं। तो अगर भी में कंडीशन है रियल हुआ, रियल हुआ तो निगेटिव, और वर्चुअल हुआ, वर्चुअल हुआ तो पॉजिटिव बनते हैं। उसके बाद एफ की बात की जाए तो अवतल है तो एफ जो होता है सो निगेटिव, अगर एफ जो है, एफ जो है अवतल है तो निगेटिव होता है, ये एफ निगेटिव होता है, और बस इतना ही जानते हैं। और हमेशा एच वस्तु की ऊंचाई को कहा जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रतिबिंब जो होता है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो पॉजिटिव कब होता है, तो पॉजिटिव जब होता है जब इसका इमेज सीधा बनता है, ऊपर की तरफ बनता है इमेज, तो पॉजिटिव, नहीं तो निगेटिव। अब इसमें बात करते हैं यू, तो इसका निगेटिव ही होता है। भी का बात करें तो भी इसका हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमेशा इमेज पीछे ही बनता है। आपने यहाँ पे देखा कि दोनों के दोनों केस में इमेज पीछे ही बन रहा था, इसलिए मैं उसको कह सकता हूँ कि दोनों पॉजिटिव ही होगा। एफ इसका जो होता है सो एफ भी पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि इसी तरफ होता है, दाहिने तरफ ही होता है। और एच की बात करें तो एच तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और एच डैश की बात करें तो यह भी इसका पॉजिटिव होता है। तो इसमें देख सकते हैं यू को छोड़ के सब पॉजिटिव हो। तो यह हमारी चिन्ह परिपाटी की बात रही। चिन्ह परिपाटी के बाद मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट दर्पण सूत्र होता है दर्पण सूत्र होता है, जिस सूत्र में हम सूत्र का व्यवहार करते हैं। अगर वस्तु की दूरी को u से, ध्रुव से, प्रतिबिंब की दूरी को v से, फोकस दूरी को f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस प्रकार से दर्पण सूत्र बनाया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन है कि 10 मीटर के दूरी पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब 5 मीटर के दूरी पर बन रहा है, बन रहा हो तो फोकस दूरी, फोकल लेंथ ज्ञात करें। फोकल लेंथ ज्ञात करना है, इसका कंडीशन सुन लिए। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि दर्पण अवतल है। चलो ठीक है भाई, दर्पण अवतल है तो अवतल ही रहने देते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं इस चीज का। दर्पण अवतल है तो अवतल दर्पण है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दर्पण अवतल है तो यू तो हमेशा निगेटिव ही होगा। तो यू निगेटिव होगा तो यू यहाँ पे क्या होगा, यू दिया हुआ है 10 मीटर तो -10 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि भी 5 मीटर, तो 5 मीटर के दूरी पर भी बना, यानी यू इतना है तो भी इक्वल टू जो होगा सो 5 मीटर है, तो भी इसी तरह बनेगा, तो -5 मीटर ले लेते हैं। अब u और v हो गया। अब हमें निकालना है f, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v मतलब -5, 1/u यानी -10 बराबर 1/f। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/f बराबर, इस दोनों का एलसीएम लेंगे 5 10 ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 5 10, 5 दूना 10 तो -2
और यहाँ पे हो जाएगा -1, तो f बराबर क्या हो जाएगा 10 -10/3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो आएगा 3.333, जो भी आएगा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब हुआ कि दर्पण इस प्रकार से होगा, इसका फोकस यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से इस सब तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मैं क्वेश्चन भी डील कराऊंगा। पहले मैं सिलेबस आज का खत्म करता हूँ। उसके बाद आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या होता है, तो किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई h' तथा वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर, एक दूसरा होता है दूरी, प्रतिबिंब वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के मध्य का संबंध भी होता है। तो m बराबर प्रतिबिंब यहाँ पे देख सकते हैं m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h' तथा वस्तु की ऊंचाई h बराबर m'/h होता है। आवर्धन m को -v/u भी कहा जाता है। तो इस तरह से एक रिलेशन यह प्राप्त होता है। इस रिलेशन का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन आगे बनाए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है रिफ्लेक्शन का, लेकिन हम उस पर आधारित जो अभी तक पढ़े उन चीजों के रिकैप को करते चलते हैं, जिससे हमारा बेसिक किसी भी तरह के चीजें न छूटे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसलिए मैं एक बार बता देने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा कि प्रकाश, यह मेरे नोट्स का पार्ट्स है। तो वह प्रकाश जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं वह क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करती। इन चीजों के बारे में भी बताया था मैं। तो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कहीं भी संचरित कर सकता है, अंतरिक्ष में भी, बिना माध्यम में भी। और प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं पर तीक्ष्ण छाया बनाता है। यहाँ पे अगर कोई भारी चीज यहाँ पे रख देते हैं अपारदर्शी, और इधर से अगर टॉर्च को जलाते हैं तो इसका इमेज यहाँ पे ऐसे इसका इमेज भी बना हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे इमेज नहीं, इसका छाया बना हुआ दिखाई देता है। तो यह जो होता है छाया बनाता है। क्या करता है, निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸, यानी 3 × 10⁸, मतलब 3 लाख, मतलब 3 लाख। और कंडीशन क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करता है निर्वात में। तो ये बातें हो गई। प्रकाश का परावर्तन तो बात करें तो उच्च कोटि के पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को यह परावर्तित कर देती है। परावर्तन के क्या नियम है, तो परावर्तन के नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी यह कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है, जिसे I और R से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपतित किरण, यानी आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को कहा जाता है, मैं इस पेन का कलर थोड़ा सा इसको रेड बना लेता हूँ, और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण यानी यह किरण जो ऐसे आ रही है, परावर्तित किरण जो ऐसे निकल रही है ऐसी वाली, और अभिलंब जो ऊपर से नीचे की तरफ ये खींचा हुआ है, तीनों एक ही तल में होता है। यह बात बता रहा था। ठीक, प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब वहां बनता है, प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है। 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती है। इस चीज को समझने के लिए आप आ जाइए यहाँ पे हमारे इस स्लाइड पे। इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक ये रेखा और एक ये रेखा, यह दोनों जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, इमेज का निर्माण वहीं पे हो रहा है। और इससे संबंधित बहुत सारी चीजों को मैं पिछले वीडियो में बताया था, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती है। मैं आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। 2 तरह के प्रतिबिंब के बारे में मैं बताया था। वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, 2 रेखाएं वास्तव में प्रतिच्छेद करती है। तो प्रधान अक्ष के साथ यह जो वास्तव में प्रतिच्छेद करी तो वास्तविक, और करती नहीं सिर्फ प्रतीत होती है तो काल्पनिक कहलाती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, इसमें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसको पर्दा पे उतारा जा सकता है, इसको पर्दा पे नहीं उतारा जा सकता। वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है। इन चीजों के बारे में मैं बताया था। समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में एक समतल दर्पण पर होकर कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो प्रकाश के परावर्तनों के नियम का पालन करते हुए लौट जाती है। लेकिन इसमें देखिएगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का डिस्टेंस, यह डिस्टेंस जो है सो यह डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, यानी u और v इक्वल होता है। तो इसमें देख लीजिए आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होते हैं। तो यह चीजें हो गई। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है,
पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है एक लड़का था, एक लड़का है यहाँ पे, इसके ये हाथ है, ये टांग है, इस हाथ में लड्डू रखे हुए हैं, वह दर्पण के पास खड़ा है, दर्पण के पास खड़ा है। यहाँ पे तो मेरा फोटो आ रहा है, तो मैं क्या बनाऊं इसमें। तो इस लड़के को यहाँ से हटा दिया जाए, तो हटा दिया जाए। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, इसके इस हाथ में लड्डू है। और जब इमेज बनता है तो इसका ये लड़का है, ये ऐसा लड़का था, ऐसा, लेकिन यह लड्डू इस पे इस हाथ में दिखता है। तो यही चीज होता है पार्श्व परिवर्तन। आप देख सकते हैं, ऐसा फील कर सकते हैं जब आप पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर के तरफ वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल कहलाता है, और बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे उत्तल कहते हैं। यानी अंदर के तरफ वक्रित हो, इसके इस सतह को कलई किया हुआ हो, तो यह कहलाएगा अवतल। लेकिन ऐसा हो जिसके ये अंदर से रचित हो, उभरा हुआ परत अपरावर्तक हो, जिसे कहेंगे हम उत्तल। तो ये बात हुई गोलीय दर्पण का। वही चीज मैं बता दिया गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण ऐसा है, मान लेते हैं ऐसा है। तो गोलीय दर्पण में यह जिस गोले का भाग होता है उस गोले से इस चीज को मिलाने वाली रेखा प्रतिच्छेद प्रधान अक्ष कहते हैं, और इसको बोला जाता है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोला जाता है पी ध्रुव, इसको बोला जाता है एफ फोकस दूरी। तो ध्रुव क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, तो परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच सेंटर को ध्रुव कहते हैं। बात खत्म हो गया। मुख्य क्या होता है, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को, यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। द्वारक क्या होता है, इस जगह से लेकर इस जगह तक की इस डिस्टेंस को द्वारक कहा जाता है। तो मैं द्वारक बता दिया। मुख्य फोकस, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब परावर्तन के बाद प्रकाश किरण जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती, तो उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें मिलती है और इस तरह के इमेजेज होते हैं, इस तरह के इमेजेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा अगर वस्तु होता है तो ऐसा करके ऐसा रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन लगता क्या है कि यह सब एक ही जगह पीछे से कहीं से आ रहा होगा, तो इसको फोकस यानी इसको मुख्य फोकस कहते हैं। तो यह बात हो गई, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अलग अलग स्थितियों में। अनंत से कोई प्रकाश किरण आ रही है तो टकरा के एफ से होकर गुजरती है, यानी उसका प्रतिबिंब एफ पर बनता है, एफ पर बनता है। इसमें एफ के दिशा में हो रही है तो मुख्य अक्ष मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इसमें समांतर हो जाती है। इसमें क्या है, वक्रता केंद्र के दिशा में है तो उसी दिशा में लौट जाती है। ये सब चीज मैं पिछले क्लास में बताया था, क्यों लौटती है ये सब चीज बताया था। मैं सिर्फ रिकेप कर रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप फिर से संपर्क कर सकते, दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो यह पी है, ध्रुव के दिशा में है, ध्रुव के दिशा से आपतित होती है तो समान कोण बनाते हुए यह फिर लौट भी जाती है। और आपको मैं बता दूं कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष हो या मुख्य अक्ष हो, प्रधान अक्ष हो या मुख्य अक्ष हो, तो यह जो होता है सो ध्रुव पर अभिलंब ही होता है, ध्रुव पर अभिलंब होता है। तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो उसी अभिलंब के नियमों का यहाँ पर पालन किया जाता है, पालन करके प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होकर लौट जाती है। तो अब बात करते हैं आगे। तो आगे का बात करते हैं, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप देख सकते हैं फोकस पे बन रहा है, तो फोकस पे बन रहा है, अत्यधिक छोटा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। आप गौर से देखेंगे तो इस चीज को पाएंगे कि मैं बिल्कुल जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो आप देखते ही आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो ये ऐसा हो जाता है, फोकस पे बनता है। दूसरा है कि अगर सी पर वस्तु है तो एफ और सी के बीच में बनता है। अगर वस्तु सी पर है, सी से पर यानी सी से दूर है, तो सी यहाँ है तो सी से दूर इस जगह पे है, तो आप देख सकते हैं वस्तु का इमेज ये एफ था, तो वस्तु का इमेज यहाँ पे आके बन रहा है। वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर वस्तु है तो इमेज यहाँ पे बन रहा है। लेकिन जब वस्तु सी पर होता है तो उसका इमेज भी सी पर ही बनता है। इन चीजों के बारे में बताया था। सी और एफ के बीच में देख सकते हैं, सी और एफ के बीच में होता है, वस्तु सी और एफ के बीच में यहाँ पे होता है तो उसका इमेज यहाँ पे होता है। यानी जितना हम नजदीक आएंगे इमेज उतना दूर भागेगा। अब एफ पे वस्तु को रखते हैं तो वह बन जाता है अनंत पे बन जाता है। एफ और पी के बीच में रखते हैं तो वस्तु का इमेज यहाँ पे बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग मैं पहले ही बता चुका, अभी आज ही के क्लास में ही बताया था। उत्तल दर्पण में कंडीशन देख लीजिए कि कंडीशन ये 4 है कि फोकस की दिशा में है तो नहीं, फोकस की दिशा में नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर जब आ रही है तो इसकी प्रकाश किरण कहाँ होती है, ऐसे निकल जाती है। और यहाँ मुख्य फोकस की दिशा में हो रही है तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वक्रता केंद्र की दिशा में तो वक्रता केंद्र की दिशा में से ही लौट जाती है। ध्रुव पर होती है तो जिस दिशा में आती है वैसे ही परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए लौट जाती है। तो इन चीजों को मैं बताया। अनंत का ये कंडीशन से बताया। अनंत पर होती है तो किस प्रकार से बनती है, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, इस चीज को भी मैं बता चुका हूँ। अब चिन्ह परिपाटी का बात, चिन्ह परिपाटी भी मैं समझाया हूँ। चिन्ह परिपाटी में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के इधर के सभी दिशा को निगेटिव, इधर के सभी दिशा को पॉजिटिव, ऊपर के सभी दिशा को पॉजिटिव और नीचे के सभी दिशा को निगेटिव कहा जाता है। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। इमेज देखो, पिक्टोरियल व्यू देखो, जो क्वेश्चन पूछा है उसका पिक्चर बनाओ, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा और आवर्धन के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार से आज का क्लास हमारा हो जाता है खत्म। किसी भी प्रकार की अन्य समस्या रहती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो कराने में हमारा सहयोग करें। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि हमारे सब्सक्राइबर की संख्या धीरे धीरे थोड़ी ना थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारा सब्सक्राइबर पूरा हो जाए और मैं कंप्लीट कोर्स लेकर आपके समक्ष आया करूं, ताकि हमारा वॉच टाइम और व्यू भी बढ़े। और मैं चाहता हूं कि मेरे लाइव क्लास में सैकड़ों बच्चे जुड़े रहें, ताकि मैं कंटिन्यू लाइव पढ़ाता रहूं। ऑडियो बना के, वीडियो बना के अपलोड करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं वीडियो को एडिट करना पसंद नहीं करता हूँ। तो इसके लिए मैं लाइव पढ़ाने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ग्रो कराने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू तब तक के लिए, और आपको देखने के लिए आपको भी थैंक्स। मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।